जय हिंद। आज हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। रैखिक समीकरण को इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ दो लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जो लीनियर इक्वेशन होता है वह वन वेरिएबल या डबल वेरिएबल या टू वेरिएबल में हो सकता है। वेरिएबल का मतलब होता है हिंदी में चर। चर मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। तो इसमें x और y दो रैखिक समीकरण के रूप में x और y दो वेरिएबल हैं। तो इस एक्सरसाइज इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी शर्त है कि दो रैखिक समीकरणों के अनंततः अनेक हल हैं, या दो रैखिक समीकरण का युग्म जो है संगत है, और कब जो है अद्वितीय हल होगा और उन दोनों समीकरणों के युग्म जो है संगत होंगे, और कब कोई हल नहीं होगा और कब जो है युग्म असंगत होंगे। तो देखिए, जब ये दो रैखिक समीकरण दिए हों और अब उसमें पहली शर्त a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर है, ये शर्त अगर कोई दो जो रैखिक समीकरण दिए हैं अगर ये क्वालिफाई होता है या ये सेटिस्फाई करता है तो अनंततः अनेक हल होंगे। तो उसके अनेक हल मिलेंगे और जो इन दोनों रैखिक समीकरणों के युग्म होंगे वो संगत होंगे। दूसरा, अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। जैसे मान लीजिए विश्व सुंदरी है, तो विश्व सुंदरी उस साल में उसके जैसा कोई नहीं, इसलिए वो विश्व सुंदरी है। इसी तरह ब्रह्मांड सुंदरी है, तो उस साल में उसके जैसी ब्रह्मांड में कोई सुंदरी नहीं है, इसीलिए उसको मिस यूनिवर्स कहा जाता है। उसी तरह ये अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ इसका एक हल होगा, इसके सिवा इसका दूसरा कोई हल नहीं होगा। तो ये जब दो शर्त आती है तो इसमें युग्म संगत होगा। दोनों में देखिए, अनंतता अगर अनेक हल है तो युग्म संगत होगा, अद्वितीय हल है तो युग्म संगत होगा। और जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन वो बराबर ना हो c1/c2 के, तो उस केस में कोई हल नहीं होता और जो दो रैखिक समीकरण दिए हैं उनकी युग्म असंगत होंगे। रैखिक नाम क्यों पड़ा? इसमें जो चर होते हैं उन पर घात सिर्फ और सिर्फ एक होती है, इसीलिए इसको रैखिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, रैखिक समीकरण के नाम से ये जाना जाता है। अब इसके लिए मैं कुछ आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, कैसे जो है अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है। ये इसके लिए एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो पहला देखिए, आप ये देखना हो कि अद्वितीय हल है या नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज 3.1 का। ये आपका एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया हुआ है और c का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला जो समीकरण है आपका cx प्लस 3y इक्वल टू c माइनस 3, और दूसरा दिया हुआ है 12x प्लस cy इक्वल टू c। इस इक्वेशन को आप इधर ट्रांसफर करके कभी भी तुलना करना है तो जो कांस्टेंट पद है उनको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो ये जब ट्रांसफर करेंगे c माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका हो जाएगा 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। अब हमें इसमें c का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो c का वैल्यू निकालना है इसके साइन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। कैसे निकालेंगे? तो अनंततः अनेक हल शर्त दिया हुआ है अनंततः अनेक हल के लिए। तो देखिए, आप सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक का a1x प्लस b1y प्लस, इसमें c आया हुआ है इसलिए c को थोड़ा कैपिटल लिखिएगा, बराबर 0 से प्लस c
और 0 से तुलना कर लेंगे। इस C को आप C1 कर दीजिए, छोटा या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो देखिए A1 की जगह पर यहाँ पे C1 दिया हुआ, C दिया हुआ है, और B1 के जगह पर आपको 3 दिया हुआ, और C1 के जगह पर -C -3 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 का जब तुलना करेंगे, समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। सिर्फ तुलना करने पर तुलना करेंगे तो आप a2 की जगह पर 12 है, b2 के जगह पर c है, और c2 के जगह पर -c है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि इसके अनंततः अनेक हल, तो अनंततः अनेक हल की जो शर्त है ये है। ठीक है, तो उस शर्त अप्लाई करिए आप यहाँ पर, अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल के लिए, अनंततः अनेक हल के लिए शर्त आपकी है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो a1 का वैल्यू c, a2 का वैल्यू 12, b1 का वैल्यू 3 है, और b2 का वैल्यू c है, और c1 का वैल्यू -c -3 और c2 का वैल्यू -c। देखिए ये तीनों इक्वल है, तो आप सॉल्यूशन लेने के लिए इसमें से किसी भी दो को बराबर लेकर के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, बराबर लेकर के आप सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए जो आसान होता है उसी को लिया जाता है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें ये आसान है तो हमें यही लेना चाहिए, तो इन दोनों को लेके हल कर लीजिए। तो अब क्योंकि बराबर तीनों है तो इसको बराबर इतना बराबर ये ले सकते हैं, या इतना बराबर ये भी ले सकते हैं, या ये बराबर ये ले सकते हैं, हल कर सकते हैं, तो आसानी से इसको ले लीजिए। तो c/12 इक्वल टू 3/c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो c² इक्वल टू 12 3 36, ये c है, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, तो c का वैल्यू फैक्टर जब आप करेंगे तो 6 × 6 ये आपका c का वैल्यू 6, ये जो c है ये वैल्यू आपका 6 है। ऐसे भी आप आगे क्वेश्चन जो है ट्राई करिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, ट्राई योर बेस्ट।